हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेक्सटाइल वाले पार्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ के बचे हुए प्रश्नों को। रेखा। रेखाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली है सीधी रेखा, दूसरा है वक्र रेखा, तीसरी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा और चौथी है दबाव रेखा। सीधी रेखा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहली है लंबवत रेखा और दूसरी है क्षैतिज रेखा। लंबवत रेखा। लंबवत रेखा जो होती है यह कमरे में लंबाई की वृद्धि का भाव प्रकट करती है तथा शक्ति, दबाव, प्रतिष्ठा, जन एवं कुसोचित भाव अभिव्यक्त करता है। पुरुषोचित भाव उत्पन्न करता है। विश्राम, शक्ति और दबाव पैदा करता है। आगे है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यह कमरे की चौड़ाई को बढ़ा करके प्रदर्शित करता है तथा विश्राम, तनाव मुक्त और स्त्रियोचित भाव उत्पन्न करता है। तिरछी रेखा हाथों की गतिशीलता, क्रियाशीलता एवं संतोषजनक भाव को प्रस्तुत करती है। तिरछी रेखाएं यह क्षैतिज एवं लंबवत रेखाओं को मिला करके बनती हैं। जैसे कि लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं मिला करके तिरछी रेखाएं यहाँ बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वक्र रेखा यह प्रसन्नता, जीवंतता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। यह आकर्षक, नाजुक एवं लोचमय होती है। उपयोग वॉलपेपर, फर्नीचर की डिजाइन, पर्दे, पुष्प सज्जा पर की जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहली है पूर्ण वक्र रेखा, दूसरा अर्धचंद्राकार और तीसरा यशाकार। पूर्ण वक्र ऐसे बनता है, अर्धचंद्राकार की शेप ऐसे होती है और यशाकार ऐसे होता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा यह सीधी रेखा के तीनों रूपों के मिश्रण से होता है, जैसे कि लंबवत, क्षैतिज और तिरछी रेखा का मिलकर के टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है। यह नाटकीयता का भाव और उत्तेजना का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं दबाव रेखा। यह आकृति के गुणों को निखारती है और अवगुणों को छुपाती है। आकार या स्वरूप। आकार को नमूने के रूप में समझा जा सकता है। नमूना स्वरूप को ठोस के रूप में समझा जाता है। स्वरूप के आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आयातीय स्वरूप, दूसरा है कोणीय स्वरूप और तीसरा है चक्राकार स्वरूप। चौकोर या आयताकार प्रतिष्ठाजनक, गंभीरता एवं पुरुषोचित भाव उत्पन्न करना इसका मेन उद्देश्य है। यह खड़ी व आड़ी रेखाओं के संयोग से बनता है। त्रिभुज गति में जीवंतता का यह प्रतीक होता है। सीधी, आड़ी व तिरछी रेखाओं के संयोग से बनता है, जैसे कि पिरामिड। अगला है वृत्त। यह स्त्रियोचित का भाव उत्पन्न करता है। नमूना 2 आयामी या 3 आयामी अलंकरण होता है, जिसे 2D या 3D कहते हैं। नमूना पोत और स्वरूप से तैयार होता है। नमूने कमरे को गति देता है। नमूने का उपयोग। उदासीन नमूने दबावपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बड़े नमूने बड़े क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। एक ही प्रकार के नमूने एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। नमूने की अनुपस्थिति से कमरे में नीरसता का भाव उत्पन्न होता है और कमरे में अधिक नमूने से बेचैनी और उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है। स्थान यानी कि स्पेस से मतलब है कमरे के आकार में वृद्धि और कमरे को विश्राम एवं सुंदरता का स्वरूप देता है। ठंडे और हल्के वैल्यू वाले रंग कमरे में विशिष्ट भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकाश कमरे में संवेगात्मक प्रभाव को उत्पन्न करता है। यह उत्तेजना प्रदान करने वाले अंधकार को दूर भगाने वाली जीवंतता एवं प्रसन्नता का प्रतीक होता है। बादलों पर अधीन भरा उदासीनता से युक्त होता है। कमरे में कम प्रकाश बेचैनी, तनाव एवं विश्रामहीनता उत्पन्न करता है, जबकि अधिक प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। पोत दृष्टिगत देखने के साथ साथ स्पर्शजन्य गुण ही मिश्रित होते हैं, तो उन्हें हम पोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फूल वाले प्याले पर सुंदर एवं नर्म पत्तियां दिखाई जाती हैं। इसके प्रकार भुरभुरे और प्रकार की बात की जाए तो भुरभुरे और मोटे पोत यह कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और दृढ़ता का इसमें गुण होता है। चिकने एवं महीन पोत यह अनौपचारिकता एवं वैभव का प्रतीक होता है। पोत का गुण
पोत के द्वारा प्रकाश का परावर्तन और अवशोषण होता है। चिकने व पतले पोत प्रकाश के परावर्तन करते हैं, जैसे साफ पानी, कांच, पालिश की हुई वस्तु। भुरभुरे एवं खुरदुरे एवं मोटे पोत या गहरे या भारी पोत प्रकाश को अवशोषित करते हैं। पोत का निर्धारण 3 तत्वों द्वारा होता है। पहला है स्पर्शजन संवेदना द्वारा, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन और अवशोषण द्वारा, और अगला है माप द्वारा। पोत का उपयोग चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, भूमि स्थल सज्जा, आंतरिक सज्जा में उपयोग किया जाता है। घर की आंतरिक सज्जा का सिद्धांत। घर की आंतरिक सज्जा के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं और 7 गौड़ सिद्धांत बताए गए हैं। 5 सिद्धांत के अंतर्गत है अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव। घर के जो आंतरिक सज्जा के गौड़ सिद्धांत हैं वह है नंबरवार, क्रम, विकिरण, समांतर, परिवर्तन, समरूपता, विपरीतता। अनुरूपता या एकरूपता, इसे एकता और भिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं। इन सिद्धांतों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक सिद्धांत है। डिजाइन के सभी तत्व और सिद्धांत आपस में मिलकर एकरूपता उत्पन्न करते हैं। अनुरूपता की परिभाषा साइक्लोपीडिया के अनुसार एकरूपता लाने हेतु किसी भी कमरे में एकता होना आवश्यक है। जैसे फर्नीचर, दीवारें और फर्श, कुछ चीज़ें सामान्य होनी चाहिए। गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के अनुसार एकरूपता कला का वह सिद्धांत है जिसके विचारों और अनुरूपता के चयन और व्यवस्था द्वारा एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। अनुरूपता के सिद्धांत 5 प्रकार के हैं। रेखाओं की एकरूपता, आकार की एकरूपता, पोत की एकरूपता, विचारों की एकरूपता और रंगों की एकरूपता। अनुपात, यह सभी सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। परिभाषा अलेक्जेंडर के अनुसार माप से घनिष्ठ रूप से संबंधित वस्तुओं के समूहों व क्षेत्रों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। रट के अनुसार एक ही वस्तुओं के विभिन्न भागों के मध्य संतोषजन या संतोषप्रद संबंधों को ही अनुपात कहते हैं। क्रेग एवं रस के अनुसार इसे अनुपात संबंधों का नियम कहा जाता है। अनुपात को संबंधों का नियम क्रेग एवं रस ने कहा है। अगला है महत्व। उत्तम अनुपात हेतु संबंधों की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में रंग, रेखा और पोत की मात्रा और प्रकाश का विषय है। संतुलन, अलेक्जेंडर के अनुसार संतुलन भागों का संबंध होता है जो विश्राम की संवेदना उत्पन्न करता है। यह कमरे को संपूर्णता प्रदान करता है। रट के अनुसार स्थिरता, विश्राम और संतुलन की भावना के केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षक का परिणाम है। क्रेग एवं रस के अनुसार संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो विश्राम और तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है। प्रकार 2 प्रकार के हैं, औपचारिक या सममितीय संतुलन, दूसरा है अनौपचारिक या असममितीय संतुलन। औपचारिक संतुलन, यह संतुलन दोहराव युक्त अरुचि प्रति होता है और दीवारों के स्थान में अनुरूप प्रदर्शित होता है। औपचारिक संतुलन दोहराव मुक्त रुचि प्रति तथा दीवारों एवं स्थानों के अनुरूप होता है। लय, अलेक्जेंडर के अनुसार लय अनुशासनात्मक गति है जो सामान्यतः तत्वों गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के अनुसार लय का अर्थ रेखा, स्वरूप या रंग द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था से है जिस पर आंखें यात्रा करती हैं, अतः लय गति से संबंधित होता है। अगला है रट के अनुसार लय निरंतर होने वाली संगठित गति है। यह नियमित दोहराव वाली गतियों और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जा सकती है। क्रेग एवं रस के अनुसार लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है। लय के प्रकार, लय के 2 प्रकार है, एक नियमित लय और एक है स्वच्छंद लय। लय उत्पन्न करने की 7 विधियां हैं। पहला है दोहराव द्वारा, दूसरा आकारों के उत्तरोत्तर विधि द्वारा, तीसरा है निरंतर रेखा द्वारा, अगला है विरोध द्वारा, अगला है परिवर्तन द्वारा, अगला है विकिरण द्वारा और अगला है नंबरवार विधि द्वारा। बल, अलेक्जेंडर के अनुसार
बल के अंतर्गत दृष्टिगत दबाव और गौणता सम्मिलित रहती है, जिसमें डिजाइन के कुछ भागों को अधिक महत्व दिया जाता है। गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के अनुसार बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिगत होती है। रट के अनुसार बल वह सिद्धांत है जो हमें किसी व्यवस्था में रुचि के केंद्र की ओर निर्देशित कर सकता है। क्रेग एवं रस के अनुसार बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था की ओर निर्देशित करता है एवं किसी योजना में विचार स्वरूप रंग पर दबाव डालता है। बल देने की विधियां: दोहराव द्वारा बल प्रदान करना, आकार के द्वारा बल प्रदान करना, विपरीतता द्वारा बल प्रदान करना, व्यवस्था द्वारा बल प्रदान करना, अस्वाभाविक तरीके से बल प्रदान करना, वस्तुओं के समूहबद्ध तरीके से बल प्रदान करना, सजावटी वस्त्र उपयोग करके बल प्रदान करना, वस्तु के आसपास पर्याप्त खाली पृष्ठभूमि रख करके बल प्रदान करना। आगे देखते हैं दोहराव। जब ऐसे तत्व जो कई स्थितियों में समान होते हैं उन्हें नियमित या अनियमित रूप से दोहराया जाता है, उसे ही हम दोहराव कहते हैं। यह समुद्र की लहरों, हृदय की गति में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संगीत, नृत्य, कविता आदि में देखा जाता है। अगला लेसन है कलर। कलर या रंग। रंग प्रकाश का एक गुण होता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रकाश की लहरों से बनता है। मॉडर्न सेंचुरी इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार इन्होंने कहा है कि प्रकाश की लहरें जो अलग अलग लंबाई वाली तथा जो अलग अलग स्पंदन दर वाली होती हैं, मस्तिष्क में भिन्न भिन्न रंगों का बोध कराती हैं। इसलिए हमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। सबसे छोटे आकार की लहर बैंगनी रंग बनाता है। सबसे लंबी प्रकाश की लहर लाल रंग बनाता है। सफ़ेद रंग, 7 रंग सभी निकलते हैं और 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं। हमारी आंखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम रोडोस्पिन कहते हैं और कोन्स कहते हैं। ये 3 रंग को ग्रहण करती हैं। पहला है लाल, दूसरा है नीला और तीसरा है हरा। इसके अतिरिक्त ये सभी रंग इन तीनों रंगों के मिश्रण से बनते हैं। रंग संबंधी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। पहला है रासायनिक या रंग कणीय सिद्धांत, प्रांग रंग प्रणाली। प्रांग रंग प्रणाली या मंसेल रंग प्रणाली या सिद्धांत मुख्यतः 2 हैं: भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। रासायनिक या रंग कणीय सिद्धांत। प्रांग रंग प्रणाली जो है इन्होंने 3 विशेषताएं बतलाई है। पहला है यू, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है क्रोमा। यू को H से, वैल्यू को V से और क्रोमा को C से बताया जाता है। यू जो होता है रंग का गर्म और ठंडापन या रंगों के नाम को बताता है। वैल्यू जिसे हम मूल्य कहते हैं, रंग का हल्कापन और गहरापन से संबंधित होता है। और तीसरा है तीव्रता या कोमांड, रंगों की चमक या भेद रंगों का मंद या चमक से होता है। यू गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के अनुसार यू ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए लाल, नीला और हरा रंगों के लिए यू शब्द का हम प्रयोग करते हैं। नीले और हरे में जो अंतर है वही इसके यू में अंतर होता है। जैसे जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तित होता है उसका यू भी परिवर्तित होता है, फिर वह हरे के स्थान पर नीला हरा कहलाता है। काला रंग, काला रंग के अभाव के परिणाम है प्रकाश, अतः ऐसी सतह जो सभी रंग या सभी प्रकाश किरणें को अवशोषित कर लेती है वह काली दिखाई देती है। सफ़ेद रंग सभी प्रकाश के रंगों के संयोग से अतः समान रूप से सभी रंगों को परिवर्तित करती है जो भिन्न भिन्न रूप में दिखते हैं। रंगों की श्रेणियाँ। रंगों की श्रेणियाँ प्रांग ने 5 प्रकार से विभक्त किया है। पहला है प्रथम रंग श्रेणी जिसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं, फिर दूसरा है द्वितीय रंग श्रेणी, तीसरा है मध्यवर्तीय रंग श्रेणी और चौथा है चतुर्थक रंग श्रेणी और 5वां है तृतीयक रंग श्रेणी। प्रथम रंग श्रेणी या प्राथमिक रंग, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के रंग आते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग के अंतर्गत पीला, लाल और नीला रंग आता है।
लाल, नीला और पीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं, जिसे RBY के रूप में हम जान सकते हैं। R से रेड, B से ब्लू, Y से येलो। द्वितीयक रंग, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के रंग आते हैं। पहला रंग है नारंगी, दूसरा हरा और तीसरा बैंगनी। नारंगी को ऑरेंज कलर के नाम से जानते हैं, पीले को येलो कलर से, हरे को ग्रीन कलर से, नीले को ब्लू कलर से, जामुनी और बैंगनी को पर्पल कलर से, रेड को लाल कलर से। इन्हें OGP के नाम से जानते हैं। O से ऑरेंज, G से ग्रीन और P से पर्पल। अगला है मध्यवर्तीय रंग। यह 6 प्रकार का होता है। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिला करके मध्यवर्तीय रंग बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 6 रंग आते हैं, यही मध्यवर्तीय रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग मिला करके बनते हैं। लाल, बैंगनी या जामुनी, लाल बैंगनी बन जाता है, जामुनी जामुनी रंग बन जाता है। पहला प्राथमिक रंग नीला और द्वितीयक रंग हरा। प्राथमिक रंग नीला और द्वितीयक रंग हरा मिलकर के बन जाता है नीला और हरा कलर। पीला और नारंगी मिलकर के पीला नारंगी, नीला बैंगनी मिलकर के नीला बैंगनी, हरा पीला मिलकर के हरा पीला, नारंगी लाल मिलकर के नारंगी लाल, लाल और बैंगनी मिलकर के लाल बैंगनी। तृतीयक रंग, तृतीयक रंग 2 द्वितीयक रंग के मिलाने से तृतीयक रंग प्राप्त हो जाता है। द्वितीयक रंग 2 है। तृतीयक रंग नारंगी प्लस हरा मिला करके नारंगी हरा, हरा प्लस जामुनी मिला करके हरा जामुनी, नारंगी प्लस जामुनी मिला करके नारंगी जामुनी। चतुर्थक रंग, 2 तृतीय रंगों के मिलाने से चतुर्थ रंग बनते हैं। जैसे चतुर्थक हरा रंग, इसे ऑलिव हरा कहते हैं। पीला प्लस नीला में मिश्रण से यह बनता है। आगे देखेंगे चतुर्थक जामुनी रंग, जिसे हम प्रून कहते हैं। चतुर्थक नारंगी रंग, जिसे हम वफ कहते हैं। वैलू, वैलू रंग के हल्केपन व गहरेपन को बताता है। इनके बीच में अनेक डिग्रियां होती हैं। डॉक्टर W. डेनमान एवं रास ने इन्हें 9 चरणों में विभाजित किया है। सफ़ेद की वैल्यू सबसे अधिक होती है, काले की वैल्यू सबसे कम होती है।